नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे 11th के यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। यह लेक्चर हमने बिगनर्स के लिए बनाया है, उन बच्चों के लिए जो 10th के बाद 11th में गए हुए हैं। आपको इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल नॉलेज के बारे में पता चलेगा जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री का बेसिक्स बनाने में मदद करता है। इसीलिए अगर इस चैप्टर को मैं चाहूं, इस यूनिट को मैं चाहूं तो बहुत कम समय में ही खत्म कर सकता हूं। अगर हम चाहें तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर आपके स्कूल में जो पूछा जाता है वो लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर के फंडामेंटल्स को समझ जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इवन रियल में केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किस लैंग्वेज में बात करती है, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीज़ों को भी समझना आसान हो जाता है। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स के बारे में बताऊँ। तो इसीलिए शुरुआत से ही मैं आपको पूरे के पूरे इस यूनिट का 1 से लेकर लास्ट तक, ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक लिंक बनाने का प्रयास करूंगा। इसकी मदद से पूरी की पूरी ये चैप्टर, ये यूनिट इतना आसान हो जाएगा और इसका कनेक्शन दूसरे यूनिट से कैसे है। जैसे जब हम बात करेंगे इसी यूनिट की तो इसी की मदद से हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी की मदद से हम केमिकल बॉन्डिंग के यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी की मदद से हम मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से ही अगर हमने अपना फंडामेंटल्स क्लियर रखा है तो आगे धीरे धीरे चलते हुए ये सारी चीज़ें जो एक बेसिक होता है, जिस चीज़ को बिना जाने आप सब्जेक्ट पर कमांड नहीं कर सकते हैं, तो वो बात इस चैप्टर से जुड़ी हुई है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं आपके साथ पूरी तरीके से हूं। अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए। ये साइंस बहुत इंटरेस्ट की चीज़ है, जहां पर आप एटम से बात करते हैं, जो नहीं दिखता है उससे आप बातें करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं इस यूनिट की और हम मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। इस पूरी यूनिट को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, तो फिर ये यूनिट काफ़ी आसान हो जाता है समझना। और इसी प्रयास में मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में लेकर के चल रहा हूं। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कहां तक बात करेंगे? फर्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स तक। इसमें बहुत कुछ आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होंगी और उन क्यूरियोसिटीज को अगर आपने क्लियर कर लिया, उन सारी चीजों को अगर आपने समझ लिया, तो विश्वास कर लीजिए पूरी की पूरी साइंस समझना आसान हो जाएगा। इसलिए पहले पार्ट में भले ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। हालांकि जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो इसी को मैं एक बार, इसी यूनिट को मैं दोबारा तरीके से बताऊंगा, लेकिन उसमें इन सारी चीज़ों को बहुत फास्ट बोलूंगा। और उसके बाद एक लास्ट में होता है जिसमें रिविज़न होता है। तो जब रिविज़न होगा तो उस समय हमारी कोशिश होगी बहुत तेज़ी से इसी यूनिट को ख़त्म करने की। तो अभी बिगिनर्स के लिए इसलिए एक एक चीज़ समझना ज़रूरी है। हमने क्या बोला? पूरे यूनिट को समझे रखना है। हम इस यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। 4 पार्ट्स में पहला पार्ट है ये, जिसमें हम शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होगा अभी मैं धीरे धीरे करके आपके सामने रखूंगा, वरना अचानक बोल दूंगा तो आप सारा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। बस इतना समझिए, 4 पार्ट्स में है। पहले पार्ट्स में शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स तक हमें बात करनी है। तो चलते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से एटम के मॉडल के लेवल तक साइंटिस्ट लोगों की सोच गई। इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले से, करीब 2000 ईयर्स के आसपास से, जिस समय आज के 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बिफोर, ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स एटम की कल्पना करते थे। वो मानते थे कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कुछ भी हो, मैटर जो भी बना होगा कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स फर्दर तोड़े नहीं जा सकते हैं, वो बाद में और ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं। वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, वो इतना छोटा होगा कि उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है। ऐसी कल्पना ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स करते थे। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, लेकिन उनकी कल्पना थी और ये हजारों सालों से इस दुनिया में बनी रही है ये कल्पना। इस तरीके के इमेजिनेशन हजारों सालों से थे। करीब आज से 200-250 साल पहले पहली बार डाल्टन ने उसी बातों को ध्यान में रखते हुए, जो बहुत हजारों सालों से सोचते हुए लोग आ रहे थे, उसी बात को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को प्रूव किया। क्या किया? डाल्टन ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को प्रूव किया। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं, उसको साइंटिफिकली एटम के उसी कॉन्सेप्ट की मदद से समझाने की कोशिश किया, और इस तरीके से पहली बार यह एस्टैब्लिश हुआ कि एटम तोड़ा नहीं जा सकता और एटम मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसने इस बात को प्रूव किया एटम टूट सकता है, और जो आज हम देखते हैं, आज जो हम सोचते हैं, या अभी तक आपने जो पढ़ा है एटम का मॉडल, वो दुनिया के सामने आया। क्या मेरे कहने का मतलब है? एक बार इमेज बनाते हैं, फिर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं, जो एक एटम की कल्पना करते हैं, जो एटम आपने आज तक पढ़ रखा है, उसी एटम के बारे में अभी हम सोचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो एटम की कल्पना है उसको आप करें, और यहाँ पर देखिए एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं ना, सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इस तरीके की बात आपकी जानकारी में है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियस, जिसे आप न्यूक्लियस कह रहे हैं, जहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, वो एक्चुअल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने भीतर रखता है। किसे रखता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने भीतर रखता है। यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। वैसे ही जहां पर मैंने आपको आउटर सर्कल दिखाया है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल्स जानकारी आपके पास है, मुझे जानकारी है कि आपको ये बात पता है, लेकिन डाल्टन के टाइम तक ये बात नहीं पता थी। दुनिया को कहीं भी नहीं पता था। लोग यही सोचते थे एटम एक सॉलिड स्फीयर की तरीके से होता है, एटम एक सॉलिड बॉल के जैसा होता है। डाल्टन तक यही सोचा जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए। कैसे वो बात आई कि एटम का ये मॉडल जिसे आप देख रहे हैं, इस मॉडल तक कैसे साइंटिस्ट पहुंचे, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी में जो शुरुआती दौर में समझाने की कोशिश किया, उसको पहले हम देखें। तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही हम लेकर के चलें तो ये बताया गया है कि अराउंड 400 BC इंडियन और ग्रीक फिलासफर्स यही मानते थे कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एटम को कहा जाना चाहिए। जो मैटर का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है, और इस तरीके से उन्होंने एटम के बारे में बताया। ग्रीक वर्ड से ये लिया गया शब्द है, जिसमें आप देखें तो एटम का मतलब होता है एटमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल। और बाद में ये चल करके जो कॉन्सेप्ट था, ये एक साइंटिफिक प्रूफ पाता है जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक मॉडल दिया था। डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल में इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर आप देखें डाल्टन्स थियरी ऑफ मैटर, जो कि आज के करीब 200 साल पहले आई। आप सोचिए कितने समय तक ये सोच थी, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं था। पहली बार साइंटिफिकली इसे डाल्टन ने प्रूफ किया। डाल्टन ने बताया क्या? उन्होंने भी वही सारी बातें कहा जो पहले से आ रही थी, लेकिन उसको उन्होंने केमिकल जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एटॉमिक थियरी के माध्यम से जो उनकी कल्पना थी, उसको उन्होंने एक साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। बाद में चल करके उन्हीं के समय कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसने इशारा किया, इस तरीके का आइडिया दिया, इस तरीके की बात उसी समय समझ में आने लगी थी कि एटम टूट सकता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे। थॉमसन ने, उस समय बहुत सारे और भी साइंटिस्ट थे जो उस समय के थे। उन लोगों ने जब अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उसमें से आइडिया लगने लगा कि एटम ऐसा नहीं है कि वो तोड़ा नहीं जा सकता, एटम के भीतर कुछ पार्टिकल्स हैं। और इस तरीके से जो डाल्टन ने अपनी बात कही थी, डाल्टन की बात आज के डेट में बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होती है, और उसके मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं पहले उसको देख लें। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या होता है? एटम के बारे में उन्होंने कहा कि एटम न्यूट्रल होता है। डाल्टन ने माना एटम न्यूट्रल होता है। दूसरा उन्होंने कहा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल की बात किया, अनकटेबल जो बात कहा, अनडिविजिबल की जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया, वो बात आज के डेट में गलत साबित हो जाती है। ये बात पकड़ में आ जाता है कि एटम के भीतर और भी कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और फंडामेंटल कौन कौन से पार्टिकल्स हैं उसका आइडिया आपके सामने है। एटम तोड़ा जा सकता है और उसके भीतर
कौन कौन से पार्टिकल्स हैं आप जानते हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं? उसके भीतर हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी सबसे पहले होती है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी सबसे पहले होती है और उसके बाद उसी से आइडिया मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बाद प्रोटॉन्स तक साइंटिस्ट पहुंचे। तो इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर प्रोटॉन्स, इन दोनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी आसान थी। लेकिन इसके बाद का जो पार्टिकल था जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, उसकी डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। तो जो न्यूट्रॉन्स की कॉन्सेप्ट आया वो काफी मुश्किल था। क्यों मुश्किल था, उन सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको बताया नहीं, लेक्चर्स बिगिनर्स के लिए है, एक मन की आंखों को खोलने के लिए है, ये समझने के लिए है साइंस कितना इंटरेस्टिंग होता है। जैसे हमारी दुनिया में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स के लेवल पर भी होता है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा का पूरा ये चैप्टर है, इसमें जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो होता ही है। इसमें इलेक्ट्रॉन से बात शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन्स पर ही जाकर के बात खत्म होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया ना, एज ए स्टूडेंट जब मैं भी कंफ्यूज होता था तो मुझे समझ में नहीं आता था ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही है कि इन हर एक चीज को आपके सामने रखा जाए और इसीलिए मैंने कोशिश किया कि यहां पर हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आए। ये चैप्टर, ये यूनिट जब शुरू होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से शुरू होती है, जहां से पहली बार पता चलता है एटम टूट सकता है और उस इलेक्ट्रॉन को ही डिटेल में लेकर के सोचने की जब कोशिश की जाती है तो लास्ट तक चलते चलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाकर के यूनिट खत्म होती है। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरी की पूरी एटम्स की दुनिया की ये जो पूरा का पूरा हमारी केमिस्ट्री है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे जरूरी चीज है। सबसे जरूरी चीज है इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ही एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। और पूरी की पूरी केमिस्ट्री में रिएक्शंस की अगर आपको बात करना है तो आपको बात करना होगा इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के पूरा का पूरा यूनिट फोकस करता है। यही नहीं, जब आप अगला यूनिट लेकर के चलेंगे उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स को ही बार बार हम फोकस करते हैं। इतना ही नहीं, जब इसके अगले यूनिट में चलते हैं, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पे बात करेंगे तो वहां पर भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ही लेकर के। और ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो यूनिट हैं ये हिस्ट्री में एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए जिस तरीके से आप यहां पर हिस्ट्री के डेवलपमेंट को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आप हिस्ट्री के फंडामेंटल्स को आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे ही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी आगे पढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। चलते हैं बात करते हैं कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई होगी। कैथोड रेज की डिस्कवरी जिसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया दिया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखें, ये जो पहला पेज है एनसीईआरटी का, इसमें कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको याद रखना है, लेकिन ये जरूरी है। अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। और जब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है तो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले पेज पर कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन हम यहां पर कोशिश करेंगे कि इसके आगे जो भी चीजें हैं, जहां कंपटीशन से होगा, उन चीजों पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम जो पहली शुरुआत होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होगी, वहां से इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग फंडामेंटल्स पार्टिकल्स में शुरुआती जो डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, थॉमसन का वो और थॉमसन के साथियों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में।